वेलकम टू माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपने मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो नया चैप्टर डाला था, मैंने वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छा। मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था स्टीव जॉब्स का, और बहुत उनकी जो लिखी हुई लाइन्स हैं उसको भी बताया था, उनको मतलब भी समझाया था। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला वो वीडियो देखने में भी। आप देखिएगा वो वीडियो। और आज अपन बिजनेस जो चैप्टर 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज अपन उसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप। वो बहुत बड़ा है पार्टनरशिप, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। मारुति सुजुकी का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। तो उसका वो लोग कैसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप में डेवलप फॉर्म हो गए। उन्होंने पार्टनरशिप भी तो करी थी पहले, मारुति और सुजुकी ने। तो फिर अब उन्होंने कैसे सक्सेसफुल हो गए, कैसे उन्होंने अपना इंडिया में कम इन किया, और फिर कैसे वो लोग इंडिया में आए, और फिर उन्होंने कैसे इवॉल्व हुए, कैसे उन्होंने नई नई गाड़ियाँ निकाली, बलिनो, मारुति 800, ऑल्टो, ये सब। तो आप उस केस स्टडी में देखिएगा, मैं इसमें भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, तो आपको मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ गाइस, तो अपन शुरुआत करते हैं। थोड़ा रिवीजन करेंगे अपन कि सबसे पहले अपन ने पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि में अपन ने पढ़ा था कि कितने तरीके के बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो पहला अपन ने पढ़ा था बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है, फिर प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर के बारे में पढ़ा था, और फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पूरा पढ़ा था कि सिंगल ओनरशिप होती है, उसके फीचर्स। सोल प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल जो बिजनेस का पूरा काम चलाता है, सब काम वो देखता है, फ्रॉम द परचेजिंग ऑफ गुड्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, सब कुछ वही देखता है। तो ये उसके फीचर्स पढ़े थे, फिर अपन ने उसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे, और फिर अपन ने उसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। ठीक है, और फिर जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा था कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा ये लोग गवर्न होते हैं, और जहाँ पे जो मेन हेड होता है फैमिली का वो करता होता है, और बाकी जो होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, और उसके फिर फीचर्स भी पढ़े थे अपन। तो आज अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं? पार्टनरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे दो या उससे ज्यादा लोग मिलके बिजनेस, एक कॉमन मोटिव से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर दोनों मिलके कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर मैनेजमेंट भी करते हैं, और फिर जो भी प्रॉफिट्स होता है उनको इक्वल में या प्रिस्क्राइब रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो सब पहले पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिख लेंगे ना, तो फिर आपको मतलब फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत इजी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स who agree to share their profits of the business carried on by all or any of them acting for all। ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो सकता है कि चार पार्टनर्स हो, और हो सकता है सिर्फ दो पार्टनर्स हो। ठीक है, अब मान लो अपन एक पार्टनरशिप फर्म एग्जांपल वही लेके चलेंगे कि चार पार्टनर्स का है। उन चार पार्टनर्स में से हो सकता है कि चारों मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हो, कोई कोई क्या काम करता है, कोई दूसरा काम करता है। ठीक है, और कोई फाइनेंस संभालता है, कोई परचेज देखता है रॉ मटेरियल्स का, और कोई कुछ देखता है। तो है ना, चारों पार्टनर्स में से एक ऐसा हो सकता है कि चारों ही काम करते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही काम करता है, बाकी सब कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जितना प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बेयर करता है। तो ये भी हो सकता है। तो ये पार्टनरशिप में दोनों काम हो सकता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक भी बिजनेस कर सकता है, सारे भी बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको मैनेजमेंट में पार्ट लेना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। Therefore, two or more persons form partnership to carry on business. This form of business starts to overcome the problem of sole proprietorship. Sole proprietorship में जो प्रॉब्लम होती है कि एक जो जना है वो कितना मैनेज करेगा, उसमें इतनी एक्सपर्टाइज होगी ही नहीं होगी। तो फिर ये सब को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नया बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, अब पढ़ेंगे फीचर्स। फॉर्मेशन, सबसे पहला है फॉर्मेशन। जो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन इतना भी कोई वो नहीं है,
ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। आप कभी भी, आपको जब भी आपका लगे कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म कर लेनी चाहिए, आपको बस एक पार्टनरशिप डीड बनानी है, जिसके मैं आपको दिखाऊंगी, एक सैम्पल डीड दिखाऊंगी कैसा बनता है। और फिर उस पार्टनरशिप डीड में बस उसमें अपना साइन वाइन करो और नोटरी से नोटरी करवा लो और लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर आपका पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, फॉर्मेशन में कोई इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, सिर्फ आपको एक डीड चाहिए। वो भी डीड कंपलसरी नहीं है, पर आपको करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होता है। आगे कोई ऐसे झगड़े हो जाते हैं बीच में पार्टनर्स के, तो लीगली डीड ये काम आती है। और जब पैन कार्ड या कुछ ऐसे इश्यू करवाना होता है पार्टनरशिप का, उस बिजनेस का, तो फिर उसके लिए आपको डीड जरूरी है करना आना, ठीक है। उसके बिना, डीड के बिना नहीं आता, पैन कार्ड नहीं आता है। पैन कार्ड तो पता होगा ना आपको। पैन कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें एक नंबर जो आता है, पैन नंबर, उससे अपन इनकम टैक्स जो होती है उसकी रिटर्न फाइल करते हैं। आपके पापा मम्मी करते होंगे, जिनके भी होंगे, जिनके पापा बिजनेस करते होंगे वो भी करते होंगे, जिनके पापा सैलरीड एम्प्लॉई है वो भी करते होंगे। तो आप पूछेगा पैन नंबर क्या है उनका, आपको पता जरूर होगा, बैंक में भी बहुत काम आता है, ठीक है। और अब जब आप अडल्ट हो जाएंगे तो आप भी अपना पैन नंबर बनवा लीजिएगा, बहुत ही easy है, ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर है लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, सब अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब है कि, मतलब अगर कोई आपका जो पार्टनरशिप है बिल्कुल ऐसे इंसॉल्वेंट हो गई और कोई भी मतलब पैसे नहीं है आपके पास बिजनेस क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो अब जो पार्टनर्स है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके भी क्रेडिटर्स उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो सबकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कोई पार्टनर चुपके से जाके कोई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है और फिर उसमें नुकसान हो जाता है, पार्टनरशिप के नाम से किया, खुद के नाम से नहीं, पार्टनरशिप के नाम से अगर उसने कोई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है और और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो गया, तो सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली लाइबल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ उसने एंटर किया तो वही लाइबल है, क्योंकि पार्टनरशिप के नाम पे क्या ना, तो सबको सब लाइबल है, ठीक है। फिर है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग मतलब सब पार्टनर्स को प्रॉफिट्स के लिए रिस्क बेयर करना पड़ता है। ये तो फीचर है, आराम कुछ ऐसा कोई खास फीचर नहीं। फॉर्मेशन, लाइबिलिटी और रिस्क बियरिंग। फिर है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब सारे पार्टनर्स हो सकते हैं जो मैनेज कर रहे हो, सब पार्टनर्स मैनेज कर रहे हो, तो सब डिसीजन में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर डे टू डे कुछ काम हो जाए तो एक दो, ठीक है, एक दो पार्टनर से अपन ने कंसल्ट कर लिया और डिसीजन ले लिया। अगर आपको कोई क्रूशियल डिसीजन लेना हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो या कोई नई मशीनरी लानी हो, तो उनमें सब पार्टनर्स को अपन इन्वॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का मतलब है कि पार्टनरशिप कब एंड आ जाता हो जाती है उसकी, पार्टनरशिप का, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर, चार पार्टनर्स थे हमारे एग्जाम्पल में, उसमें से एक की भी डेथ हो गई है तो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। और हो सकता है कि तीनों पार्टनर्स जो हैं बाकी बचे वो कंटिन्यू करना चाहे फर्म को, तो वो कर भी सकते हैं। पर एक पार्टनर के डेथ या इंसॉल्वेंट होने के कारण बाकी पूरी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? दो तो मिनिमम ही होते हैं, एक जना तो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, तो दो तो मिनिमम ही होता है। मैक्सिमम क्या, एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 100 होंगे, ठीक है। पर उन्होंने बोला कि रूल्स के हिसाब से फिर 50 अलावा, तो मतलब 2 से लेकर 50 तक कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आप कितने भी पार्टनर्स रख सकते हो, 50 से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जिसका मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया। अगर कोई भी पार्टनर जाके सीक्रेटली कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बिना किसी पार्टनर को बताया, बता भी दिया उसने खुद की बिहाफ पे जाके, पार्टनरशिप के नाम पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो सारे पार्टनर्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाएगा और पार्टनरशिप डीड के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा हो गया कि आप पेमेंट कर नहीं पाए या फिर कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई वहां पे, कुछ केस हो गया, तो फिर सारे जो पार्टनर्स को है उनको वो पेमेंट करना पड़ेगा, उस क्रेडिटर को या फिर जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट है उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट सब पे बाइंडिंग है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है कि एक पार्टनर खुद के लिए तो जिम्मेदार होता है, फर्म के लिए भी जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ सारे पार्टनर्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। इसके लिए अलग से केस स्टडी भी आ सकता है, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेनेशन भी हमको देना पड़ सकता है। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको।
Every partner is the owner as well as the agent of the firm and agent of other partners. The act of one partner are binding on other partners. Each partner is entitled to take part in management and entered into contract with outsiders. The contract signed by any one partner is binding on other partners. ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे भले एक पार्टनर की भी सिग्नेचर होगी ना तो भी पूरे पार्टनर सारे पार्टनर्स उस पे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लिया होगा उसने, तो सारे पार्टनर्स बाइंडिंग है. ठीक है, अब है एडवांटेजेस. अब हम अपन पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, अब आपके हिसाब से आप बताइए मुझे एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं किसी भी फर्म के पार्टनरशिप के एडवांटेजेस. अगर आपका कोई पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं, अगर आपका कोई पार्टनर हो बिजनेस में, दो एडवांटेज होगी. सबसे पहले इजी टू फॉर्म. ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फॉर्म करना इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक डीड बनाओ और काम खत्म, आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो गई. फिर दूसरा है बैलेंस डिसीजन मेकिंग. बैलेंस डिसीजन मेकिंग मतलब सारे पार्टनरशिप जो पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में, उसमें सबके पास अलग अलग अपना नॉलेज होगा. कोई फाइनेंस में अच्छा होगा, कोई सेल्स में अच्छा होगा, कोई प्रोडक्शन में अच्छा होगा. तो फिर जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे एरियाज को ध्यान में रखते हुए लेंगे, तो अपना जो डिसीजन है वो बैलेंस्ड होगा. लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिर्फ एक ही होता है जो सब कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल पर. जो पार्टनरशिप है उसमें बहुत सारे जो पार्टनर्स जो भी बनेंगे, नए बने या पुराने जो भी पार्टनर्स हैं, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करके आएंगे. तो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर से थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो हम मीडियम स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं. ठीक है, या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. रिस्क शेयरिंग, जो भी सोल प्रोप्राइटर है वो तो इंडिविजुअल रिस्क पे अब सारा बिजनेस करता है. अगर कोई कोई भी घाटा हुआ या कोई भी लॉस हुआ उसको अपने बिजनेस में, तो वो क्या करेगा, सब उसको बेयर करना पड़ेगा, सब उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा अगर उसका बिजनेस का पैसा कम पड़ गया. पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. सारे पार्टनर्स अपने रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस और शेयर करते हैं, रिस्क भी बेयर करते हैं. सीक्रेसी, पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स है, जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर खोल के देखा होगा तो कंपनी के अकाउंट्स में पब्लिश होते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली. लेकिन पार्टनरशिप के अकाउंट्स जो है वो पब्लिश नहीं होते. तो एक तो इसके भी सीक्रेट बन जाता है, दूसरा कि सिर्फ पार्टनर्स को ही ट्रेडिंग सीक्रेट पता पता होते हैं. तो कोई पूछता भी है तो वो उन लोग जल्दी से बताते नहीं है. तो सारे जो एक्टिविटीज है सब पार्टनर्स ही करते हैं, तो कोई भी बाहर वालों को उनके सीक्रेट पता नहीं होते. तो उनके जो भी ट्रेडिंग सीक्रेट्स हैं वो अनकवर्ड ही रहते हैं और वो लोग अपना आराम से बिजनेस कर लेते हैं. ठीक है, तो ये उसके एडवांटेजेस है. अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. सबसे पहले ये तो एक मान ही लीजिए लाइबिलिटी. लाइबिलिटी तो पॉइंट आपको लिखना ही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. अगर क्रेडिटर को हम पे नहीं कर सकते बिजनेस से, तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, भले वो कोई भी पार्टनर हो. लिमिटेड रिसोर्सेज देखो उसमें लिखा था लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में लिमिटेड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम अगर लार्ज स्केल बिजनेस खोलना चाहें तो हम उनको पार्टनरशिप से ज़्यादा कंपनी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है. तो लार्ज बिजनेस खोलने के लिए पार्टनरशिप अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा वो नहीं है सोर्स कि आप इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स, आप घर में झगड़े होते हैं तो पार्टनर्स के बीच में भी झगड़े हो ही सकते हैं. तो जो पार्टनर है जो मतलब दूसरे डिसीजन में कॉपरेट नहीं करता दूसरों के डिसीजन में, तो उस कारण कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस यही हो गया क्योंकि उनके अकाउंट सीक्रेट रहते हैं और वो ज़्यादा पब्लिश नहीं करते हैं, ना अपनी ट्रेडिंग सीक्रेट्स बताते हैं. जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं वो भी ज़्यादा उन पे विश्वास नहीं करते हैं कि भाई जैसे अगर कोई अच्छा हुआ उस पार्टनर तो फर्म पे विश्वास किया जाएगा. बाकी अगर जो नए नए पार्टनर्स हैं उन फर्म पे विश्वास नहीं किया जा सकता एक बार में. और रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी वही बताया था, अगर कोई पार्टनर सीक्रेटली जाके कहीं पे पार्टनरशिप के नाम से लोन ले आया या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके आया जो बहुत ही खराब है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो सबको बेयर करना पड़ेगा. और लैक एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. तो यही कंटिन्यूटी का जो है ये अपना डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हो गए, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंटिन्यूटी और रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. ठीक है, तो ये फीचर्स हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. आपको समझ में आया है ना.
कि पार्टनरशिप स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए बहुत अच्छे हैं, और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और पार्टनर्स आपस में झगड़े करते तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, रिस्क शेयरिंग और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। आप एक पढ़ लेंगे तो आपको बाकी सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पहले पार्टनरशिप पढ़ते हैं। देखिए, इस आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे आपको मिलेंगे, और लाइबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेशन मतलब टाइम के बेसिस पे। पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और वर्टिकल पार्टनरशिप, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे देती हूँ। और लाइबिलिटी के बेसिस पे जनरल और लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ड्यूरेशन के बेसिस पे पहले पार्टनरशिप एट विल, ऐसी पार्टनरशिप जो है ना अनलिमिटेड टाइम के लिए बनी हो, जो नॉर्मल पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप होती है जो अनलिमिटेड टाइम के लिए बनती है, तो वो हो जाती है अपनी पार्टनरशिप एट विल, जो जब चाहे, जब पार्टनर्स चाहे तो वो एंड हो सकती है। ठीक है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, कुछ लोग ऐसी पार्टनरशिप एंटर करते हैं कि मतलब चलो 5 साल के लिए पार्टनरशिप करते हैं, और फिर जब वो पीरियड खत्म हो जाता है तो अपनी पार्टनरशिप भी एंड हो जाती है। कोई काम के लिए करते हैं कि भाई कुछ करना है हमको, तो 5 साल में वो काम पूरा हो जाएगा, तो वो 5 साल के लिए पार्टनरशिप में एग्री हो जाते हैं, और फिर जैसे ही वो 5 साल खत्म हुए, तो वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप उनकी खत्म हो जाती है। फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कोई काम करने के लिए आप पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने 2 जनों को टेंडर दिया कि आपको ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवानी है। अब ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट करवानी है आपको, तो अब वो 2 जने जो जिनको टेंडर मिला, वो दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे, और फिर जैसे ही वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी पार्टनरशिप जो अपन किसी पर्टिकुलर जो अपन किसी पर्टिकुलर काम के लिए इन्वॉल्व होता है, उस पार्टनरशिप में फॉर्म करता है उस पार्टनरशिप को, तो उसे कहते हैं अपन पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आया अपना पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कि अगर उस पार्टनरशिप में एंटर हो जाते हो तो कितनी आपको लायबिलिटी आपको बेयर करनी पड़ेगी। जनरल पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अपन ने फीचर्स में पढ़ा था, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड नहीं होती। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप तो नॉर्मली अगर आपका जो फर्म के एसेट्स हैं वो कम पड़ गए तो पर्सनल प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, ये इसका एक अलग से एक्ट होता है, और जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से किसी एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकी सबकी लिमिटेड ही होगी। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ बुक में से ही। द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर must be unlimited, sorry, and the liability of other partners can be limited to the extent of their capital contribution, मतलब जितना कैपिटल दिया है उन्होंने उतना पे करने के लिए यूज कर सकते हैं वो लोग पार्टनर्स, बाकी उसके आगे उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स, स्पेशल पार्टनर्स कहा जाता है उनको। द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। द स्पेशल पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, अकाउंट्स तो देखेगा। और द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर्स, सो जब भी उसको पार्टनरशिप में से विड्रॉ करना है तो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, और आप अकाउंट्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता। द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर उनमें से कोई भी चला भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अपने कुछ पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ आपको इतना लिखना नहीं है, आपको दो आना चाहिए कि लाइबिलिटी की बेसिस पे कितने पार्टनरशिप होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। आ, देख भी रहे, आप ध्यान भी दे रहे हैं। टीचर मेरे को पता है थोड़ा बिजनेस थोड़ी सी बोरिंग होती है, पर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके आएंगे, आपको मैं अलग अलग की स्टडीज बताऊंगी तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तभी मैं आपके लिए ये स्लाइड्स मतलब पीपीटी बना, ताकि आपको थोड़ा कलरफुल दिखे तो आपको मजा भी आए पढ़ने में। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, 4 तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स और नॉमिनल पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स जो पार्टनर्स होते हैं
जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में और कंट्रीब्यूट भी करते हैं कैपिटल, और साथ ही साथ उनकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और उनको प्रॉफिट्स और लॉस में बेयर भी करना पड़ता है। और स्लीपिंग पार्टनर वो ना पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, और ना ही कि है ना अम, वो करता है, कुछ डिसीजन में इन्वॉल्व होता है, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट मिल जाता है उसको। बस कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट मिल जाता है, बाकी सारा काम एक्टिव पार्टनर करते हैं। सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जिसको जो पब्लिकली पार्टनर नहीं दिखाता खुद को, मतलब वो होता पार्टनर है, इन लीगली पार्टनर होता है, पर वो पब्लिक को नहीं पता होता कि वो सच्ची में पार्टनर है कि नहीं है। सीक्रेटली वो पार्टनर बन जाता है और उससे सारे मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, अब नॉमिनल पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये है एक एग्जांपल है, देखो आपको इसमें समझ में आएगा। जैसे ये लेडी और ये, इनका नाम रख लेते हैं राम और सीता। ठीक है, राम और सीता, इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, सॉरी, ये लोग क्या करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं इस बैंकर को, बोलते हैं कि भाई सर हमारी पार्टनरशिप है और हमको लोन चाहिए, और हमको अपना जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करना है। तो बैंक तो ऐसे लोन देती नहीं है, वो किसी के गारंटी की बेसिस पे या फिर उनके एसेट उस बेसिस पे लोन देती है। तो ये जो ब्लू शर्ट वाला है उसकी, इसका नाम लक्ष्मण रख देते हैं। ठीक है, तो राम सीता बोलते हैं कि भाई हमको लोन चाहिए, तो बैंकर बोलता है नहीं भाई आपका नई फर्म है, हम आपको एक्सपेंशन के लिए लोन नहीं दे सकते। तो लक्ष्मण उनके साथ ही चलता है, उसको बोलता है कि भाई सर प्लीज गिव देम द लोन एज आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म। क्योंकि लक्ष्मण बहुत ही रिच होता है, मान लो लक्ष्मण बहुत ही रिच होता है, और वो बैंकर का थोड़ा फ्रेंड होता है या फिर उसकी बहुत अच्छी इमेज होती है। तो फिर बैंकर बोलता है अच्छा आप इस फर्म में पार्टनर हो, फिर तो सही है, फिर हमारा पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। तो लक्ष्मण के बेसिस पे ये इसको लोन दे देता है, जबकि असलियत में लक्ष्मण जो है वो पार्टनर होता नहीं है फर्म का, वो बस बैंक को खुद ही बोलता है, बैंकर को खुद ही बोलता है कि मैं भाई इसका पार्टनर हूँ और आप प्लीज इनको लोन दे दीजिए। और अगर मान लो कि राम और सीता मिलके कुछ उन्होंने एक्सपेंड किया, उसमें नुकसान हो गया और बैंक उनको चुका नहीं पाई, बैंक को चुका नहीं पाई अपनी पैसे, जो लोन लिया था उसके पैसे चुका नहीं पाई, तो बैंक क्या कर सकती है, लक्ष्मण के पास जा सकती है और बोल सकती है कि आप भी तो इसमें पार्टनर थे, तो आप हमको पैसे दो। इसके लिए लक्ष्मण मना नहीं कर सकता कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो पार्टनर था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था। ऐसे नहीं, जब उसने बोला, अपने मुंह से बोला कि भाई मैं इसमें पार्टनर हूँ, आप इसको लोन दे दो, तो ये जो लक्ष्मण है इस लोन के लिए लाइबल है, बाकी किसी की का लाइबिलिटी नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म में, बाकी इस लोन के लिए वो लाइबल है। तो ये जो लक्ष्मण हुआ जो उसने खुद से मुंह से बोला कि मैं पार्टनर हूँ, तो वो हो गया पार्टनर बाय एस्टॉपल। और दूसरे केस में क्या होता है, वैसे ही सेम राम और सीता है, वो गए बैंक के पास और वो बैंक वाले ने मना कर दिया। तो सीता ने बोला कि है ना प्लीज हमको लोन दे दो, क्योंकि जो मिस्टर ए है मतलब मिस्टर लक्ष्मण है वो हमारी फर्म में पार्टनर है। तो लक्ष्मण ने ऐसा बोला नहीं कि नहीं नहीं मैं फर्म में पार्टनर नहीं हूँ, ऐसा नहीं हुआ, वो चुप ही रहा कि हाँ भाई उनको लोन मिल रहा है, तो चुप ही रहा, उसे खुद ने मुंह से भी नहीं बोला और मना भी नहीं किया। तो जो खुद मना नहीं करते हैं वो हो गए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब जो खुद अपने मुंह से नहीं बोलते वो होल्डिंग आउट, और जो खुद मुंह से बोलते हैं वो एस्टॉप। ठीक है, तो ये फर्म ये नॉमिनल पार्टनर्स है, और वो सिर्फ उस नॉमिनल पार्टनर्स जो हैं वो उसी उसी लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे जो इनके कारण पार्टनरशिप फर्म के पास आई थी, जैसे ये लोन। ठीक है, जैसे राम सीता अगर नहीं चुका पाए तो दोनों केसेस में इन दोनों नॉमिनल पार्टनर्स को चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके बेसिस पे बैंक ने उनको लोन दिया था। ठीक है, तो ये हो गए नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स का एस्टॉपल जो खुद अपने मुंह से बोलता है, नॉमिनल पार्टनर्स का होल्डिंग आउट, है ना। एक बार इंग्लिश में अपनी लाइंस पढ़ लेते हैं। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज पार्टनरशिप पार्टनर बाय एस्टॉपल। अंदर खुद के मुंह से बोला या फिर कुछ ऐसा कर ऐसा कहा उसने, ऐसा कुछ करा कि ऐसा दिख रहा है कि ये फर्म का पार्टनर है, तो वो एस्टॉपल हो गया। The partner who does not call himself as a partner but does not object when others call him as a partner, को ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आप टेबल में दिमाग ऐसे फिट कर लीजिए इस टेबल को, क्योंकि कहीं भी कुछ भी आ सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है, लाइबिलिटी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो स्लीपिंग है, शेयर इन प्रॉफिट और अनलिमिटेड। सीक्रेटली पार्टनर कंट्रीब्यूट भी करता है पर सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, शेयर भी मिलता है, अनलिमिटेड पार्टनर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और नॉमिनल पार्टनर ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना मैनेजमेंट में शेयर करता है, ना प्रॉफिट में शेयरिंग मिलती है उसको, लेकिन लाइबिलिटी उसी डेट के लिए होती है जो उसके नाम से पार्टनरशिप फर्म ने एक्वायर की थी। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप डीड है, जो मैं आपको बताती हूँ। हम्म, तो देखिए, ये देखिए ये 4 जने पार्टनर्स है, कमलजीत सिंह, परमिंदर कुमार, गुरमीत सिंह और नीलम रानी। ये देखो चारों पार्टनर्स, उनकी एज, उनके एड्रेस, ये सब लिखा हुआ है पार्टनर्स। ये थर्ड पार्टी, ये भी पार्टनर है, पार्टनर्स है। ठीक है, मिलके ये लोग क्या बना रहे हैं, B&B फ्लोर मिल। ठीक है, और ये चारों का नाम लिखा हुआ है, चारों साइन किया उन्होंने। और ये देखो रोपार में 27 फरवरी 2013 को उन्होंने ये पार्टनरशिप में एग्री किया है। और अब फिर ये सब वो लिखे हुए हैं सारे, जो भी इनके पॉइंट्स हैं कि पार्टनरशिप किस चीजों के लिए बनी है, वो दैट द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप शैल बी एट विल। देखिए विल भी बननी है, मतलब जब भी चाहें पार्टनर्स तो डिसॉल्व हो जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है कि सबकी 25% प्रॉफिट होगा, जो भी होगा 31 मार्च को लोग एंड हो जाएंगे सारे नेट प्रॉफिट्स। और सारे पॉइंट सारे जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं। और फिर उन्होंने लास्ट में क्या कर दिया है, इसको साइन करके नोटरी करवा दिया। तो ये होता है पार्टनरशिप डीड, ऐसे असली में बनती है पार्टनरशिप डीड। बस ये बनानी होती है 500 के स्टैम्प पेपर में, और आपका काम खत्म। आप इसके कुछ पॉइंट्स ही पढ़ सकते हैं, जैसे द पार्टनर shall maintain proper books of account which shall be at the place of work for the time and being every partner duly authorized representative shall have access to and power to take copies of the same at reasonable time। So ये कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं सारे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी डीड्स में जो अपन लिखते हैं पॉइंट्स, वो है सारे। तो वो ये देखिए पार्टनरशिप डीड ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। हम्म, अब बस छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, माइनर पार्टनर। माइनर मतलब, माइनर तो आपको पता ही होगा, आप एडल्ट हो या आप माइनर हो, वो तो आप ही जानो। वो अभी तो आप लोग माइनर हो, 18 ईयर से जो भी कम होते हैं वो माइनर होते हैं। अगर आपके फादर की पार्टनरशिप फर्म है तो आप है ना उसमें पार्टनर बन सकते हैं, पर आपको ना कंट्रीब्यूट करना है कैपिटल, ना मैनेजमेंट में हिस्सा लेना, ना डिसीजन में हिस्सा लेना, ना आपको प्रॉफिट मिलेगा। कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम होगा आपका इसमें पार्टनर का। और फिर जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तब आपको ऑप्शन मिला जाएगा कि आप इस पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं। अगर आपने हाँ बोला तो ठीक है, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने हमने ना बोला या आपने कुछ जवाब नहीं दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि आप इसमें पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होना चाहते हो, फिर आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी पड़ेगी एज एन एक्टिव पार्टनर। जैसे आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब हो गया माइनर पार्टनर। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का रजिस्ट्रेशन वैसे कंपलसरी तो है नहीं, पर फिर भी कंपलसरी क्यों किया गया है, मतलब लीगली क्यों कराना चाहिए। सबसे पहला, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म कोई केस फाइल नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, और ना ही किसी पार्टनर के अगेंस्ट फाइल कर सकता है कोई केस। अगर कोई पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया तो उसने वो कोई फर्म जो है, अनरजिस्टर्ड फर्म जो है, वो पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है। वैसे ही उस फर्म का, अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसी और फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, ना खुद की पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, और ना ही किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है।
तो अनरजिस्टर्ड फर्म के कुछ ऐसे लीगली थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो अपन को झेलने पड़ते, तो इससे अच्छा तो आप करा ही लो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये अपना है एक केस स्टडी मारुति सुजुकी का मारुति सुजुकी का, तो आप उसको देखिए, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये। और बस पूरा वीडियो देखिए जाइएगा, आपको मजा आएगा इसको देखने में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मारुति सुजुकी कंपनी, जो पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत का एक बड़ा निजी वाहन निर्माता है जो साल 2012 तक भारत में 1 करोड़ गाड़ियां बेच चुका है। मारुति कंपनी की कहानी शुरू होती है साल 1970 में। उस साल मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी का स्थापना हुआ था, जो गाड़ियां तो नहीं बनाता था पर गाड़ियां बनाने का तकनीकी तरीका प्रदान करता था। इसके 1 साल बाद उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव रखा कि भारत के लोगों के लिए एक गाड़ी का निर्माण किया जाए जो कोई भी मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सके, क्योंकि उस समय सिर्फ हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी गाड़ियां ही था भारत में, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के बाद जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी खोला गया और उसमें संजय गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उनको सरकार ने गाड़ियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, लेकिन संजय गांधी जी को इस मामले में कोई भी अनुभव नहीं था। साथ में वो राजनीति में ज्यादा जुड़े रहे और इसीलिए इस कंपनी से एक भी गाड़ी निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ एक प्रोटोटाइप गाड़ी का निर्माण किया गया था। काफी लोगों ने इस मामले को करप्शन बताया, लेकिन संजय गांधी ने विदेशी कार कंपनी वॉल्क्सवैगन के साथ बातचीत की थी सहायता के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद 23 जून 1980 को संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। उनके मौत के 1 साल बाद इंदिरा गांधी जी के आदेश में सरकार ने मारुति लिमिटेड कंपनी को बचाने के लिए एक सहयोगी या पार्टनर कंपनी का खोज करने लगे और इसी बीच मारुति उद्योग लिमिटेड का स्थापना किया गया। खोज करते हुए एक जापानीज कार कंपनी सुजुकी को संपर्क किया गया। जब सुजुकी कंपनी को पता चला कि भारत सरकार ने दूसरे कंपनी जैसे वॉल्क्सवैगन को भी संपर्क किया था, तो वॉल्क्सवैगन कंपनी से आगे रहने के लिए सुजुकी ने मारुति के साथ पार्टनरशिप करना उचित समझा। साल 1982 को भारत के मारुति उद्योग लिमिटेड और जापान के सुजुकी ने एग्रीमेंट और लाइसेंस पर साइन किया और ऐसे दोनों कंपनी पार्टनर बनके मारुति सुजुकी बने। पहले तो मारुति सुजुकी सिर्फ गाड़ियों का इंपोर्टर थे। पहला 2 साल इस कंपनी ने जापान से 40,000 सुजुकी गाड़ियां इंपोर्ट किया। इसके बाद 1983 में भारत में गाड़ियां निर्माण शुरू हुआ और पहला निर्माण होने वाला गाड़ी था भारत का सबसे पॉपुलर गाड़ी मारुति 800, जो जापान के SS80 सुजुकी ऑल्टो गाड़ी के ऊपर आधारित था। उस समय मारुति 800 का कीमत था सिर्फ 53,000 रुपीज और पहला मारुति 800 गाड़ी को खरीदकर मारुति 800 गाड़ी का पहला मालिक बने थे मिस्टर हरपाल सिंह, जिनको खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गाड़ी की चाबी सौंपा था। साल 1984 में दूसरा मॉडल मारुति भान रिलीज हुआ। 1 साल बाद जिप्सी रिलीज हुआ। 1989 को भारत का पहला सेडान गाड़ी मारुति 1000 या एस्टीम रिलीज हुआ। 1993 को जैन, 1999 को बलेनो और वैगनआर, साल 2000 को ऑल्टो रिलीज हुआ और अब तो हर साल मारुति सुजुकी का नया और आकर्षक मॉडल्स देखने को मिल ही जाता है। 30 साल से भी अधिक समय से गाड़ियां निर्माण करते हुए मारुति सुजुकी अब भारत का एक सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है। तो ये था एक बहुत बड़ा कंपनी मारुति सुजुकी का इतिहास।